हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटे से शब्द यानी टर्म शब्दावली की चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड, शब्द से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं जो टेक्निकल होते हैं। तो इसी प्रकार के एक टर्म की चर्चा करते हैं। यह है पूंजीवाद तथा नव पूंजीवाद। कैपिटलिज्म एंड नियो कैपिटलिज्म, ये चर्चित शब्द हैं जो बराबर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में और टिप्पणी में भी पूछे जाते हैं लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स में। तो पूंजीवाद और नव पूंजीवाद एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो पूंजीवाद की चर्चा हो रही है वो अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में, अर्थव्यवस्था के एक स्वरूप के रूप में। और हम सभी जानते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का वह प्रकार है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सभी साधनों पर निजी पूंजीपति या निजी व्यक्ति या निजी फर्म का अधिकार होता है। तो पूंजीवाद की सबसे जो पहली विशेषता होती है कि इसमें उत्पादन के साधनों, अंग्रेजी में कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर निजी संस्था या फर्म या व्यक्ति का अधिकार होता है, ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। और जब निजी संस्था का अधिकार हो उत्पादन के सभी साधनों पर, जैसा कि हम जानते हैं उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। आजकल पूंजी को ही 2 भाग में बांट के दिखाया गया है न्यू एनसीईआरटी में, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, बात एक ही है। तो उत्पादन के सभी साधनों पर जब प्राइवेट संस्था का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका अंतिम उद्देश्य, इनका अंतिम उद्देश्य जो होता है यह स्वहित होता है, स्वहित, अपने लिए लाभ, समाज से इसको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये पूंजीवाद का ओरिजिनल रूप है। इसको अनियंत्रित पूंजीवाद भी कहा जाता है, इसीलिए कि इस व्यवस्था में जो ओरिजिनल पूंजीवाद है, जिसकी शुरुआत लगभग 16वीं शताब्दी के, हालांकि पहले हो चुकी थी, उस काल में स्ट्रॉन्ग हो गया था ये। और राजतंत्रीय व्यवस्था जब पूरे विश्व में प्रचलित थी तो ओरिजिनल पूंजीवाद था, जिसको अनियंत्रित पूंजीवाद कहा जाता था। अर्थात जो सरकार यानी राजा पूंजीपतियों को नियंत्रित नहीं करते थे, केवल पूंजीपति का काम था कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करे और पूंजीपति मनमाना कीमत पर सामान बेच के जनता का शोषण करे, कोई रोक नहीं था। तो इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, इसको कहते थे अनियंत्रित पूंजीवाद। ये तब की बात है जब पूरे विश्व में राजतंत्रीय शासन प्रणाली का बोलबाला हुआ करता था। और राजतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा का उद्देश्य जनहित तो होता ही नहीं है, ये राजा की इच्छा होती है। राजा की इच्छा होगी तो वो जनता का हित कर दे, राजा की इच्छा होगी तो वो जनता का शोषण कर ले। जैसे अकबर बादशाह राजा था भारत का,
उसकी इच्छा हुई तो उसने जनता के कल्याण में शासन चलाया। उसी वंश का आगे जो बादशाह था आपको औरंगजेब, उसकी इच्छा हुई तो उसने जनता का शोषण कर लिया। तो राजतंत्रीय शासन प्रणाली में जन कल्याण राजा का उद्देश्य नहीं होता है, ये इसकी इच्छा होती है, मैंडेटरी नहीं होता है, ये शासन का आधार नहीं होता है। इच्छा होती है कि उसकी इच्छा होगी तो जन कल्याण करेगा, इच्छा होगी तो नहीं करेगा, इच्छा होगी तो शोषण कर देगा। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार का अंतिम उद्देश्य जनता का हित ही होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार का निर्माण जनता द्वारा होता है। एक्चुअली डेमोक्रेसी में सरकार जनता ही होती है, और जनता अपनी सत्ता जिसको दे देती है शासन करने के लिए, वो शासन चलाती है। जो हमारे जो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं देश का, उनको हमें लोग अपनी सत्ता दिए हुए हैं। अपना जो सत्ता हमको मिली हुई है संविधान से शासन चलाने की शक्ति, हम लोग उनको दे देते हैं, तो मेरे तरफ से वो शासन चलाते हैं। अब है कि हम लोग अपनी शक्ति उनको कैसे देते हैं? तो थ्रू वोट के माध्यम से। तो वोट एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने शासन की जो शक्ति है, जो संविधान ने हमको दिया है, हम अपने प्रतिनिधि को ट्रांसफर करते हैं। तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जनता ही होती है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की यह ड्यूटी होती है, वह पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक बेनिफिट में, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रूल करे। और अगर आज के डेमोक्रेसी में कैपिटलिज्म है तो ये रूप नहीं हो सकता, आप सभी जानते हैं। तो ये जो ओरिजिनल कैपिटलिज्म है, जो अनियंत्रित पूंजीवाद है, यह आपको राजतंत्रीय शासन प्रणाली में हुआ करती थी, जिसमें पूंजीपतियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। उत्पादन के सभी साधनों का वो मनमाना उपयोग करता था, हर वस्तु की मनमाना कीमत रखता था और जनता से का शोषण करता था। कार्ल मार्क्स ने इसका काफी विरोध किया था, इसीलिए, और इसी के विरोध में हम लोग पढ़ते हैं कि समाजवाद को लाया गया, पूंजीवाद के विरोध में ना। तो ये मोनार्कियल सिस्टम की बात थी। तो ओरिजिनल अनियंत्रित पूंजीवाद, या इसका एक और नाम है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंपरागत पूंजीवाद। इसको दो नाम से, या तो सीधे पूंजीवाद के नाम से पूछता है, नहीं तो अनियंत्रित पूंजीवाद के नाम से, नहीं तो परंपरागत, जो ओरिजिनल पुराना है। और आधुनिक शासन काल में अगर किसी देश में पूंजीवाद है तो ये रूप तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज हर जगह डेमोक्रेसी है। अब जैसे अमेरिका में पूंजीवाद है, और अमेरिका में विश्व का सबसे मजबूत डेमोक्रेसी अगर कहीं कहें तो अमेरिका कहें, बहुत गहराई में उसकी जड़ें हैं। तो वहाँ जो पूंजीवाद है तो आप समझ सकते इस रूप में नहीं होगा। तो आधुनिक पूंजीवाद, नव पूंजीवाद का मतलब होता है आधुनिक पूंजीवाद या पूंजीवाद का परिवर्तित रूप। पूंजीवाद का परिवर्तित रूप, और ये जो परिवर्तित रूप है इसको कहा जाता है नियंत्रित पूंजीवाद। नव पूंजीवाद को नियंत्रित पूंजीवाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें परंपरागत पूंजीवाद की तरह पूंजीपति पूरी तरह अपने साधनों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। आधुनिक काल का जो पूंजीवाद है उसमें पूंजीपतियों पर जनता के हित में सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, ताकि पूंजीपति अनावश्यक ढंग से, मनमाने ढंग से जनता का शोषण ना करें, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र का पूंजीवाद है। तो राजतंत्र का जो पूंजीवाद था वह शोषणकारी था, और लोकतंत्र का जो पूंजीवाद है आधुनिक काल का, जिसको नव पूंजीवाद या अनियंत्रित पूंजीवाद कहते हैं, यह कल्याणकारी है। यह विकास के, देश के हित में, जनता के हित में चलता है। इसमें पूंजीपति उत्पादन के साधन पर निजी पूंजीपति का ही अधिकार होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं होगी। जैसे स्कूल प्राइवेट ही होगा, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट भी है, वहाँ मैक्सिमम वहाँ प्राइवेट ही होगा।
अब रेल होगा प्राइवेट होगा, हॉस्पिटल होगा प्राइवेट होगा, लेकिन आप मनमाना नहीं कर सकते, मनमाना रेट नहीं रख सकते हैं आप। गवर्नमेंट की अथॉरिटी से डील करने के बाद ही, कॉन्सेंट लेने के बाद ही, पब्लिक से कॉन्सेंट लेने के बाद ही किसी रेट का फिक्सेशन किया जाता है। जैसे इतना दूरी यातायात हुआ, इतना किलोमीटर का कितना फेयर होगा। कोई भी बस सर्विस एजेंसी अपने मन से फिक्स नहीं करेगी। बिजली कोई प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, तो उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जिसको IRC कहते हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। अमेरिका की बात बता रहे हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, बिजली कंपनी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के पास अप्लाई करेगी, कहेंगे कि हम इतना बिजली का रेट रखेंगे। और जब इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन उस एरिया के पब्लिक से पूछ लेंगे, पब्लिक भी कहेंगे हाँ तभी हो सकता है, मनमाना नहीं। तो जो परंपरागत पूंजीवाद है वह अनियंत्रित था, शोषणकारी था। इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी पूंजीपति का अधिकार था और पूंजीपति अपने साधन का उपयोग मनमाना ढंग से करने के लिए स्वतंत्र थे, मनमाना कीमत वसूलने के लिए स्वतंत्र थे। इसलिए इसको अनियंत्रित पूंजीवाद भी कहा गया। और आधुनिक काल के पूंजीवाद को, पूंजीवाद है तो यहाँ भी उत्पादन के सभी साधनों पर निजी पूंजीपति का ही अधिकार होगा, लेकिन चूंकि पूंजीपति पर जनता के हित में सरकार द्वारा एक निश्चित सीमा तक नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए इसको नव पूंजीवाद यानी पूंजीवाद का नया रूप या आधुनिक पूंजीवाद या नियंत्रित पूंजीवाद कहा है। तो मेरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और अगर आपको चैनल के का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर इसी प्रकार के कंटेंट को लेकर विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।